आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास निरूपमा का भाग 21, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। नीली। उधर से जाती हुई नीली को योगेश बाबू ने बुलाया। मार्ग में बाधा पाकर पिता को देखकर नीली टेढ़ी होकर आंखों से स्नेह बरसाने लगी। सुन। भाव भरे गुप्त मंत्रणा के स्वर से पिता ने बुलाया। नीली गई। योगेश बाबू ने पास बुलाया और हाथ पकड़कर बिल्कुल नजदीक बैठा स्नेह स्वर से कहा, तू बड़ी बदमाश हो गई है। पीठ पर हाथ फेरने लगे। कहा, कल तुझे खोजा कि बाजार ले जाएं, बड़ी मोटर रेलगाड़ी और फुटबॉल खरीद दें, परंतु तू मिली ही नहीं। फिर अभ्यस्त आलोचक की दृष्टि से देखते हुए नली मुंह से लगाकर मंद मंद खींचा। मैं दीदी के साथ गई थी। नीली ने कहा। कहाँ? कुमार बाबू के घर। योगेश बाबू का जैसे योग भंग हो गया, पर आसन पर सिमट कर नली फिर हाथ में लेकर बड़े स्नेह स्वर से पूछा, फिर? नीली ने दान वाली कथा न सुनी थी। बोली, कुछ नहीं। फिर कुमार बाबू की माँ ने जलपान कराया। इसके बाद कुमार बाबू कमल के साथ आए। फिर दीदी चली आई। फिर कुमार बाबू से कुछ कहा था तेरी दीदी ने? नहीं। कुमार बाबू ने दीदी के लिए कमल से कहा था कि इन्होंने एक दिन मुझे गोरू कहा था। ठीक कहा था। बुला दो अपनी दीदी को। फिर डटकर दृढ़ प्रतिज्ञ हो नली मुंह में लगाई। निरूपमा आई और संभल कर एक बगल बैठ गई। योगेश बाबू देखकर हंसे। कहा, यामिनी कह रहा था मुझे चिट्ठी का जवाब नीरू ने नहीं दिया। उस चिट्ठी का क्या जवाब था? कुछ मेरी समझ में नहीं आया। नीरू सर गड़ाए नाखून खोटती रही। योगेश बाबू हंसे। ये तुम्हारे लिए उचित ही हुआ है। घर कौन सा है? लोग कितनी बातें कह गए। हमने कहा, कुत्ते हैं कुत्ते, भूखने के सिवा जानते क्या है। नीरू किस मां की लड़की है ये मैं जानता हूं। नीरू हृदय से डरी, सांस बांधती हुई भी कमजोर पड़ती गई। मामा की जानकारी पर अनेक प्रकार की भावनाएं आने जाने लगीं। योगेश बाबू आप ही सोचकर हंसे। बोले, वो हिंदुस्तानी भ्रष्ट कहीं का आवारा, विलायत में कितने चमार डॉक्टर हैं। डॉक्टर होने से कोई किला नहीं फतेह कर लिया। समाज में किस तरह रहना चाहिए ज्ञान नहीं, अकेले आकाश पार जाएंगे। भले भले एमए हो गए थे, भले आदमियों से मिलते, जगह मिल जाती छोटी मोटी, खाते पीते मजे में रहते। नहीं, आसमान आसमान चलने लगे। जो कुछ था उड़ गया, अपने भी पराये हो गए। कोई पानी छुआ नहीं पीता, ये कोई बुद्धिमत्ता है? जब समाज में मिलने की ताकत नहीं, तब उतना ही बढ़ो जिससे मिले रहो। योगेश बाबू सोचकर जोर से हंसे। अब मिला भी वैसा ही समाज, बाप चटर्जी माँ चमारे, लड़की। नीरू को स्नेह से देखकर, नीरू हम कहते हैं ये संसार है, इसमें सब तरह के जीव हैं, कितने बहते हैं, दूर से देखना चाहिए, छूना महापाप। देखो अब दोनों कहाँ जाते हैं। बात यह कि जो जैसा होता है उसे वैसा ही मिलता है। कमल की माँ का हाल तो तू जानती नहीं, हम जानते हैं। हमारी तो इच्छा नहीं कि कमल घर आए, पर अब दूसरी हवा है, हम लोग बचकर निकल जाएंगे, ये सोचकर हम चुप थे। कहकर गंभीर भाव से कश खींचने में तल्लीन हुए। नीरू के हृदय को चोट पहुंची, कुछ न बोली। कुमार और कमल का संबंध स्थायी होगा ये सोचकर संभलने लगी। पहले उसने गलत सोचा था, मामा का विरोध ठीक नहीं,
और भाग्य की बात जो हिंदू घराने में प्रचलित है वो ठीक है। कुमार मुमकिन है सही हो, पर कुमार की ओर बढ़ती हुई उसकी मनोवृत्ति ठीक नहीं। उसके लिए कुमार के स्वर में वो सुहृदयता नहीं। कैसा कहा, पहचाने बगैर गोरू कहा था। सोचती हुई थकी स्वर को भक्तिपूर्ण करके पूछा, मामा आपने मुझे बुलाया क्यों था? वो बात भूल गई थी। इस वक्त यामिनी ने आने के लिए कहा है, रुपयों के लिए। पहले कई बार टाल चुकी हो, शायद मजाक में यामिनी को हैरान करने के लिए। क्यों? नौकर ने खबर दी, यामिनी बाबू आए हैं। ले आओ, कहकर योगेश बाबू नीरू की ओर देखकर बोले, बड़ी उम्र है यामिनी की। मैंने पहले सब ग्रह नक्षत्र विचरवा लिए थे। मुझे किसी ओर से धोखा दे जाना मजाक नहीं। मैंने कहा और सब बाद का होगा, पहले देख लिया जाए कि हमारी नीरू दीर्घकाल तक सुखी तो रहेगी। यामिनी बाबू के आने की आहट मिलने पर वृद्ध गंभीर हो गए। नीरू ज्यों की त्यों शुभ प्रतिमा सी निश्चय और अनिश्चय की कल्पना की डोर छोड़कर अपने भाग्य चक्र को आलोचिका की दृष्टि से देख रही थी। वो जहां बैठी थी वहां से खुला आकाश अपनी असीमता लिए हुए देख पड़ता था। वो समझ रही थी कि दृष्टि को घेरे में उतना आनंद नहीं जितना मुक्त आकाश के दर्शन में है। जैसे दृष्टि आकाश में अपनी असीमता प्राप्त कर अपने स्वरूप दर्शन का आनंद पाती हो। सोच रही थी कि फिर छोटे छोटे बंधनों से मनुष्यों की इतनी प्रीत क्यों है। इसी समय यामिनी बाबू आए। आकाश ताकती हुई नलिन आंखों की नवीन कांति को एक मुग्ध दृष्टि से देखकर योगेश बाबू को प्रणाम किया। योगेश बाबू के आशीर्वाद देने के समय नीरू ने आंख फेरी और यामिनी को देख कर उठने को हुई कि योगेश बाबू ने कहा, बैठो, अभी काम है। नीरू की भावना को प्राकृत कविता में बदलने के विचार से यामिनी बाबू बोले, आसमान ताकने के दिन अब नहीं रहे। अब तो वायुयान तैयार हो गए हैं और लखनऊ के आकाश में मंडलाया भी करते हैं, दर्शकों के लिए हुए। क्यों नीरू, वायुयान पर चढ़कर आकाश में ही रहे आओ कुछ देर। योगेश बाबू ने हंसकर सम्मति दी। नीरू का भाव दूसरे समझ गए, पहले सोचकर लजा गई, फिर लज्जा को अपमान जानकर सिर उठाकर कहा, अच्छा तो है, एक दिन चला जाए, नीचे से ऊपर ताकने की जरूरत ही न रह जाएगी। आप ईश्वर से दो बातें करके पूरा समझौता कर लीजिए। बातें योगेश बाबू से कही थीं। दूरदर्शी वृद्ध पहले चौंके, पर भांजी को हंसती हुई देखकर मजाक करती समझकर कहा, यह है कि स्वर्ग में नंदनवन, पारिजात, देवदूत और इंद्र की अप्सराएं भी हैं और यमराज भी। तुम लोगों का जाना नंदन विहार है और हमारी यमराज से मुलाकात होगी। डॉक्टर यामिनी वृद्ध की साहित्यिकता पर मुस्कुराए। वृद्ध ने भाव बदलकर कहा, रुपए के मामले तुम्हारा और इसका टंग ऑफ वार जो चला उसमें तुम्हारी हार हुई, क्या कहते हो? जी हाँ, हार तो मेरी हर तरह है। तो तुम स्वयं इससे प्रार्थना करो जिससे इसे कर्ज लेना मंजूर हो, और वो जो कहा था वो भी हो जाना चाहिए। यामिनी बाबू बड़े दूरदर्शी थे रुपए के मामले में। वो रुपया वृद्ध मजे में नीरू के सर हाथ फेर कर ले रहे हैं वे समझते थे, पर बचाने पर सदा के लिए वंचित रहना पड़ता था। नीरू की संपत्ति 30-40 हजार रुपये के मुकाबले बहुत ज्यादा है। वृद्ध दूसरी जगह नीरू का विवाह ठीक कर सकते हैं, ये सब सोचकर मंजूर कर लिया था। कानपुर में दूसरी जगह उन्हें रुपया मिल सकता था, पर संपत्ति के पुनः हस्तगत होने की संभावना उन्हें इधर प्रेरित कर रही थी। वृद्ध की ओर मुंह करके कहा, मैं तो हाथ जोड़कर हार स्वीकार करता हुआ रुपयों की प्रार्थना करता हूं। एक लंबी सांस छोड़कर नीरू ने कहा, मैं तैयार हूं। मामा जी जब और जिस तरह देंगे लेकर दे दूंगी। मैं मामा जी की किसी इच्छा का विरोध नहीं करती। जैसे किसी ने नीरू का हृदय मसल दिया, पर धैर्य से बैठी रही। अनिच्छा ही संसार की इच्छा है, सोचती रही। वृद्ध ने सुरेश को बुलाया। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास निरूपमा का भाग 21 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।